हाँ जी, बुक तो मैं, मेरे पास भी बुक आया है, मतलब मैम ने भिजवा दिया है। हाँ जी, बहुत टफ लैंग्वेज है हमारी बुक की, आपकी बुक की लैंग्वेज बहुत इजी है। पॉइंट्स पॉइंट्स में दे रखा है, जो मतलब इजी है लर्न करने में। अब देखो मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आई हुई यहाँ पे, सेंसेशन करा दिया था मैंने, जो हम इंद्रियों से जो ज्ञान लेते हैं, ये वाला टॉपिक करा दिया था ना। यस मैम, ये हो गया था। इसमें 4 टॉपिक थे ये तुम्हारा, एक अटेंशन, वो ध्यान आकर्षण वाला है, एक परसेप्शन और एक थिंकिंग। इनको देखती हूँ मैं एक बार हिंदी में क्या बोल रहे हैं इनको। एक तो था सेंसेशन संवेदना, परसेप्शन प्रत्यक्षीकरण वाला। संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, साइंस और सिंबल, ये हुआ था टूल्स ऑफ साइन ऑफ सिंबल। हाँ हो गया ये भी। सेंसेशन, अटेंशन, मेरे अकॉर्डिंग बेटा अटेंशन पे आए हुए हैं, यानी कि अवधान का क्या अर्थ है और इसकी परिभाषा। बताओ आरती और रितु। मम्मी ये भी हो गया था, पढ़ लिया था ये भी। आ गया था समझ में। अटेंशन यस के बाद अगला टॉपिक है हमारा परसेप्शन वाला। प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? ये वाला हुआ है प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन। राइट द मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसेप्शन। प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है किसी चीज को देखने का नजरिया, कि किसी चीज को आप उसमें पॉजिटिव चीजें देख रहे हो या नेगेटिव चीजें देख रहे हो। चलो मैम, हमारे क्वेश्चन है अनुभूति क्या है, अनुभूति के संदर्भ में गेस्टॉल्ट के सिद्धांतों का परिचय दीजिए। ये क्वेश्चन है 29 पे। अनुभूति इंग्लिश में दे रखा है इसका, परसेप्शन है या क्या है? नहीं मैम, बस ये हिंदी में लिख रखा है इन्होंने। अच्छा, नहीं मेरे में तो बस ये परसेप्शन वाला है। अटेंशन वाला तो हो गया, अवधान वाला। अभी मैं ना परसेप्शन से ही शुरू करवा रही हूँ, जो तुम्हारा मेन आगे दे रखा है ना सिलेबस में, देखो एक बार परसेप्शन वाला पॉइंट दे रखा है। गेस्टाल्ट अप्रोच बता रहे हो ना आप आरती? यस मैम। हाँ ये गेस्टाल्ट वाली ही है परसेप्शन। ओके मैम। हाँ जी, गेस्टाल्ट का ही दे रखा है इसमें। मैम, ये अवधान के प्रकार कहाँ हुआ था? अरे बेटा कुछ तो ये दिक्कत आ गई ना, तुम मेन जो टॉपिक का नाम है ना वो, मैम, आरती आरती रीड कर रही थी, उसके बाद आपने टेस्ट लिया था, बस आरती रीड करी थी, 2 पॉइंट आरती रीड करी थी फ्राइडे को, और उसके बाद आपने टेस्ट दे दिया था। हाँ जी। अटेंशन का होता है बेटा, देखो मैं एक बार बता देती हूँ। एक तो मेन मीनिंग आपको ना इंग्लिश में ही पॉइंट याद कर लो, क्योंकि अटेंशन ये जो अवधान है कहीं पे याद रहे या ना रहे तुम्हें, ठीक है। अटेंशन, अटेंशन का मतलब होता है भाई वातावरण में आदान प्रदान की प्रक्रिया को कहा जाता है, यानी कि किसी के बारे में आप कितने कॉन्शियस हो ये देखना होता है अटेंशन। यानी कि मैंने बोला तो आप कितने अटेंटिव तरीके से मुझे सुन रहे हो, ठीक है। मान लीजिए आप जब आप अपनी क्लास में एंट्री करते हो तो आपका सामान आपके कई चीज़ों से होता है सामना, जैसे दरवाजा, दीवार, खिड़की, जितने भी चित्र वगैरह आप सबको देखते हुए चलते हो, ठीक है। परंतु इनमें से आप किसी ऑब्जेक्ट में एक समय पर एक या दो चीजों पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हो, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अटेंशन यानी कि अवधान कहा जाता है। हो गया बेटा क्लियर रितु?
हाँ जी मैम। यानी कि जब आप किसी एक या दो चीज के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हो, अटेंशन देते हो, तो वही प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है? अवधान कहलाती है, यानी कि अटेंशन कहलाती है। और अटेंशन में फिर इसकी क्या बता रखी हैं? विशेषताएं बता रखी हैं और इसके गुण बता रखे हैं। ठीक है, विशेषताओं में क्या है? चयन। सबसे पहले बात आती है सिलेक्टिविटी की, चयन की। दूसरा होता है अल्टरनेस, जागरूकता। थर्ड होता है कंसंट्रेशन, चेतना को केंद्रित करना। फोर्थ है सर्च, खोज। फिफ्थ है आपका इंक्लूजन ऑफ एफर्ट्स, फोकस ऑन फ्रिंग। उसके बाद है पर्पजिवनेस, उद्देश्य पूर्णता। परिवर्तनशील प्रकृति होती है, मानसिक क्रिया के पक्ष में होती है, गति समायोजन होती है और सीमित परिधि होती है। ठीक है, अब इतनी सारी विशेषताएं दे रखी, 11 विशेषताएं देनी है। एनी 5 आपको लर्न करनी है, ज्यादा नहीं करनी। सबसे पहले तो देखो भाई, किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आपके अंदर क्या विशेषता होनी चाहिए? सबसे पहले तो आप क्या करते हो? चयन करते हो। ठीक है, चयन। आप अपना ध्यान उसी चीज पर केंद्रित करते हो जिस चीज को आप चयन करते हो। मान लीजिए आपके सामने 10 पिक्चर लगी हुई हैं, तो आप 10 पिक्चरों पे तो ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, या तो आप एक पिक्चर को देखोगे या दो को देखोगे। तो ये आप सिलेक्ट करते हो कि मुझे कौन सी पिक्चर मुझे अच्छी लगी, उसके ऊपर मुझे अपना ध्यान केंद्रित करना है। दूसरा, जागरूकता होनी चाहिए। अगर आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो, अपनी अटेंशन दे रहे हो, तो आप क्या वहां पर अलर्ट हो गए। ठीक है, अलर्ट यानी कि अब आपका ध्यान मेरी क्लास में, ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, तो आप क्या है यहाँ पर अलर्ट बैठे हो। ठीक है, और बेटा सारी चीजें ना अपने से रिलेटेड करके देखो, आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आपको किसी चीज पे ध्यान देना, तो उसकी क्या विशेषता? चयन वाली बात समझ में आ गई। आप किसी एक चीज को सेलेक्ट करते हो और फिर उसके ऊपर आप ध्यान केंद्रित करते हो। दूसरा, आप अलर्ट रह के, जागरूक रह के अपना काम करते हो। ठीक है, तीसरा है आपका कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, एकाग्रता दिखाते हो। आप इन्वायरमेंट में क्या है? डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट विद्यमान होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वस्तुएं विद्यमान होती है। आप सबको ऑब्जर्व करते हो, अवलोकन करते हो, उन्हें देखते हो। ठीक है, लेकिन जो आपकी कंसंट्रेशन है वो किसी स्पेसिफिक वस्तु पर ही होती है। ठीक है, और एक समय में केवल आप एक वस्तु के ऊपर ही अपना कंसंट्रेशन या एकाग्रता दिखा सकते हो। अगर मैं आपके सामने अगर यहाँ पे 10 क्वेश्चन एक साथ बता दूं, तो आप एक टाइम पे एक क्वेश्चन के ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित कर पाओगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? समझ में आ गया बेटा रितु? यस मैम। आज ना मेरे को ये जो बेसिक कॉग्निटिव प्रोसेस, सेंसेशन, संवेदनशीलता जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा था वो पहले हो चुका। अटेंशन, परसेप्शन, थिंकिंग, आज मेरे को ये कंप्लीट करवाना है, क्योंकि सिर्फ आपका ही सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है, बाकी का तो आगे आगे चल रहा है। फर्स्ट ईयर में ना मैं 3rd यूनिट पे आ चुकी हूँ, फर्स्ट पेपर की, और आपका इसी में है अभी फर्स्ट में। ऐसे तो बीएड वालों का भी सिर्फ फर्स्ट यूनिट पे ही चल रहे हैं। अब देखो भाई, 3 पॉइंट क्लियर है। चौथा पॉइंट बताया गया इसमें सर्च, खोज। खोज एक ऐसी दिशा है जिसमें क्या है, किसी भी वस्तु के, किसी भी ऑब्जेक्ट्स के सब सेट्स पर ध्यान देते हैं। जैसे जब आप अपने छोटे भाई बहन को स्कूल ले जाते हैं, तो अनेक लड़के लड़कियों में आप मात्र उन्हें ही देखते हैं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, सर्च। अगर आप मान लीजिए किसी के ऊपर आपको ध्यान देना है, मान लो आप पेपर दे के आए, बाहर निकले और आपके फैमिली का कोई मेंबर आपको लेने के लिए बाहर खड़ा है, तो आप उस भीड़ में क्या है, उस बंदे को सर्च करोगे कि भाई कहाँ है जो मेरे साथ आया था मेरा पेपर दिलाने। ठीक है, तो इसमें यही बताई गई है। अटेंशन में एक पॉइंट क्या बताया इसकी विशेषता? खोज करते हो। खोज करते हो यानी कि इतने सारे ऑब्जेक्ट आपके पास होते हैं और आप सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हो। जैसे इसमें बताया कि आप अपने छोटे भाई बहन को स्कूल में लेके जाते हो, तो छुट्टी के टाइम पे आपका ध्यान इतने सारे बच्चों में सिर्फ अपने भाई बहन को ही ढूंढने के ऊपर होता है। आगे है प्रयास का समावेशन, इंक्लूशन ऑफ एफर्ट्स। ठीक है, ध्यान की संपूर्ण प्रक्रिया में एफर्ट को भी शामिल किया जाता है। ध्यान देने में शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियां लगती है। थकान होने पर यह प्रयास कम होते जाता है और अंत में ध्यान भी समाप्त हो जाता है। जैसे पढ़ते पढ़ते थकने के कारण हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, बिल्कुल सही बात है। अगर आप कई घंटे, अगर आप 2 घंटे कंटिन्यू पढ़ लिए ना ध्यान से, तीसरे घंटे आप पढ़ नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि क्या आपने पूरे अटेंशन के साथ वहां पे पढ़े और फिर आप थक गए। थकने के बाद क्या है, जो हमारा ध्यान है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। आगे क्या है आपका उद्देश्य पूर्ण। आप किसी चीज पर अपना ध्यान तभी केंद्रित कर पाते हो, अपनी अटेंशन तभी दे पाते हो जब आपका कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई पर्पज होता है। अब आपका पर्पज है, बाकी बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर रहे,
ठीक है। आपका उद्देश्य है कि भाई हमें तो अपना सिलेबस अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, तो इसीलिए आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि हमें पढ़ना है सारा सिलेबस, तो आप क्लास में आ रहे हो और अपने ध्यान से पढ़ रहे हो, तो ये भी एक इसका विशेषता हो गई। उसके बाद क्या है भाई, शिफ्टिंग नेचर। हाँ जी, हम क्या है, बहुत जल्दी हमारा ध्यान क्या होता है, चेंज होता है, ये एक वस्तु पर ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाता, तो ये भी एक विशेषता है कि हमारा जो ध्यान है वो क्या है, परिवर्तनशील प्रकृति का होता है। एक है ये मानसिक क्रिया के पक्ष में, ये क्या है, हमारी एक मेंटल एक्टिविटी है, बिल्कुल सही बात भाई, हम ध्यान लगाते तो हमारा माइंड, आप देखो अगर आप ध्यान से बिल्कुल अगर 2 घंटे आप शांति से पढ़ते हो ना, तो आपका माइंड कितना थक जाता है, तो ये क्या है कि मेंटल प्रोसेस है, ठीक है, आ गया समझ में? यस मैम। ठीक है, इसमें इतने सारे पॉइंट करने की जरूरत नहीं है, आपको 5 पॉइंट कम से कम करने हैं बस। अब कुछ फैक्टर अफेक्टिंग फोकस अटेंशन, कुछ फैक्टर है जो आपके ध्यान को प्रभावित करते हैं, जिसमें है आपका इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई करते करते आपके दिमाग में कुछ और चीज आ जाती है, ठीक है, तो ये होते हैं इंटरनल फैक्टर, जो आपको क्या कर रहे हैं, अंदर से आपके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं और आपका ध्यान को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। अब इंटरनल फैक्टर में क्या है जो आपके ध्यान को, एक तो हो गया आपका मोटिवेशन फैक्टर, एक मोटिवेशन, अगर आपका पॉजिटिव मोटिवेशन है तो आपका ध्यान और ज़्यादा लगेगा पढ़ने में, ठीक है, और अगर आपका मोटिवेशन नहीं है तो आपका ध्यान कम लगेगा पढ़ने में। आगे है कोग्निटिव फैक्टर, इंटरनल में 2 ही बताए हैं इन्होंने, मोटिवेशन फैक्टर और कोग्निटिव फैक्टर। कोग्निटिव फैक्टर में आपका इंटरेस्ट बताया गया है, आपका क्या, आपकी रुचि अगर पढ़ने में है तो आप ध्यान केंद्रित कर पाओगे, अगर नहीं है तो आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर में बहुत सारे आ गए, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गई, यानी कि आपके आसपास में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बार बार क्या है, आपका ध्यान खींच रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं, तो ये आपके ध्यान को जो केंद्रित करने में प्रभाव डालता है। दूसरा आपका जो ओवर ट्रेनिंग है वो हो गई, सिंपल या फोटो पिक्चर वगैरह हो गई, रिदमिक सडन इंस्टेंट स्टिमुली, आकस्मक या तीव्र उद्दीपक हो गए, ठीक है, यानी कि फोटो चित्र, मान लीजिए आप फोन से पढ़ रहे हो तो फोन से जाते जाते आपका ध्यान भटक जाता है और आप रील्स में घुस जाते हो, ठीक है। तो एक्सटर्नल फैक्टर में एक तो आपका वातावरण आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है, अगर मान लीजिए आप ऐसी जगह बैठ के पढ़ रहे हो जहाँ पर शोर शराबा, तो आप नहीं पढ़ पाओगे, ध्यान अटेंड केंद्रित नहीं कर पाओगे। दूसरा क्या है, आपके जो ट्रेनिंग वगैरह, जो आपको मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी गई है, ठीक है, तो भी आप क्या थक जाते हो और अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हो। फोटो अन्य निर्जीव वस्तुओं के फोटो चित्रों की तुलना में हमारे ध्यान से अब इसने बताया गया है, कोई भी आकस्मिक और तीव्र उद्दीपक, एकदम से सडनली हमारे सामने कोई बात हमारे दिमाग में आ जाए तो भी हमारा ध्यान क्या हो जाता है, भटक जाता है। तो ये कुछ बताए थे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। आपका इन्वायरमेंट आ गया, ये आपके ऊपर इफेक्ट डालता है, आपकी जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये भी आपके ऊपर इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग के दौरान अगर आपको ज़्यादा ट्रेनिंग करा दी और आप थक गए तो भी आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है, ठीक है। तो ऐसी जगह पे आपको बैठ के पढ़ना है या अपना किसी भी चीज़ पे ध्यान केंद्रित करना है जहाँ का इन्वायरमेंट बिल्कुल शांत हो। तो ये था आपका अटेंशन और ध्यान, अवधान जिसको बोलते हो आप लोग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका परसेप्शन, जिसको आप बोलते हो प्रत्यक्षीकरण। आपकी बुक में क्या बोला है इसको, अटेंशन से अगले वाले पॉइंट को? मैम अनुभूति। अनुभूति, हाँ जी, ठीक है। तो इसको आप अनुभूति लिख लो, प्रत्यक्षीकरण कर लो, बोल दो, या परसेप्शन बोल दो, बल्कि टर्म इंग्लिश में याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हिंदी में इसका नाम चेंज हो के आएगा। अब देखो एक ही जगह आप देख लो, मेरी बुक में प्रत्यक्षीकरण लिखा है, आपके में अनुभूति लिखा है, ठीक है, बात एक ही है। और पेपर आपका इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में आता है, तो इसका मेन एक जो पॉइंट है वो इंग्लिश में याद रखो ताकि आपको पता लग जाए, क्योंकि उसमें अलग अलग दे दिया हिंदी में तो भूल जाओगे। तो इसका क्या है भाई, परसेप्शन। देखते हैं भाई परसेप्शन क्या होता है। और इसमें क्या है, हमारी एक गेस्टाल्ट की थ्योरी दी गई है, परसेप्शन से रिलेटेड गेस्टाल्ट की एक थ्योरी है। सबसे पहले देखिए बात करते हैं कि परसेप्शन होता क्या है। परसेप्शन प्राणी का एक मनोवैज्ञानिक कार्य है। अकॉर्डिंग टू हाइजेनिक, परसेप्शन इज ए साइकोलॉजिकल फंक्शन विच एनेबल द ऑर्गेनिज्म टू रिसीव एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन ऑन द स्टेट ऑफ एंड अल्टरनेशन इन द इन्वायरमेंट, ठीक है।
प्रत्यक्षीकरण प्राणी का एक मनोवैज्ञानिक कार्य है जिसका संबंध पर्यावरण की स्थिति परिवर्तनों के बारे में सूचना अर्जित करने और उनका उपयोग करने से है। आरती एक बार ना सानिया को मैसेज कर दो कि आप नीतू मैम को बोलो और नीतू, ठीक है भाई। तो परसेप्शन क्या होता है, इसका अभिप्राय संवेदना का अर्थ प्रदान करना है। और अगर सिंपल वर्ड में देखा जाए तो और क्या क्या बताया गया है, वे सभी क्रियाएं शामिल होती हैं जिसके द्वारा हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रदान किए गए सभी संदेशों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा परसेप्शन कहलाता है। परसेप्शन क्या है, अगर सिंपल सी अपनी भाषा में देखा जाए तो इसका मीनिंग होता है देखने का नजरिया, कि किसी चीज को आप किस तरीके से देख रहे हो, उस चीज के बारे में आपके क्या विचार हैं। तो आपका जो ये परसेप्शन है, प्रत्यक्षीकरण है, प्रत्यक्षीकरण में वो सभी क्रियाएं शामिल होती हैं जिसमें हम क्या है, जो हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो हमने संदेश प्राप्त किया है, ठीक है, उस संदेश के अकॉर्डिंग हम अपनी राय देते हैं। ये क्या कहलाता है, हमारा परसेप्शन कहलाता है। ठीक है, ऋतु कुछ क्लियर हुआ है बेटे? जी मैम, थोड़ा बहुत हुआ है, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत हुआ है। मतलब हम किसी चीज को देख के सीखते हैं, देख के मतलब सीखने के नजरिया को, हाँ जी, अपने ज्ञान इंद्रियों से, मतलब अपने ज्ञान इंद्रियों से जो हमें आसपास के माहौल से प्राप्त होता है। हाँ जी, और फिर उसके बारे में जो हम आइडिया लगाते हैं, अपने जो विचार देते हैं। परसेप्शन का मतलब अपने क्या विचार है। मान लीजिए अब ये बोतल है, इस बोतल में पानी है, तो किसी का परसेप्शन तो होएगा कि बोतल आधी खाली है, किसी का परसेप्शन होगा भाई बोतल में बोतल आधी भरी हुई है। ठीक है, तो जैसे आप देखते हैं ना, बच्चे को गिलास दिखाते हैं कि आधा गिलास भरा हुआ, कुछ बच्चे बोलेंगे जी इसमें आधा गिलास पानी है, कुछ बच्चे बोलेंगे आधा गिलास खाली है। तो ये उनका क्या है, परसेप्शन है, उनका नजरिया है। और जो उन्होंने नॉलेज प्राप्त की है, जो उन्होंने उस गिलास को देख के ऑब्जर्व करके जो नॉलेज प्राप्त की, उसको उसने क्या है, अपने नजरिए से बता दिया। वही क्या कहलाता है, आपका परसेप्शन कहलाता है। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों से पहले आप सूचना को प्राप्त करते हो और फिर उसको क्या है, अपने अकॉर्डिंग उस सूचना को आप बताते हो। वही क्या है, आपका परसेप्शन या प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है, अब इसमें बताया गया है आपका जो परसेप्शन है, इसके अंतर्गत मुख्य ज्ञान योग्यताएं क्या क्या होती है, विजुअल, ऑडिटरी, टेस्ट, स्मेल, टच। यानी कि इसमें भी आप ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करें। विजुअल देखते हो, ऑडिटरी उसको सुनते हो, स्वाद टेस्ट करते हो, स्मेल है, टच है। ठीक है, ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। ठीक है, ऑडिटरी, विजुअल हो गया, ऑडिटरी हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल और टच। इन सारी चीज़ों के द्वारा आप किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में ऑब्जर्व करते हो, महसूस करते हो और फिर अपना क्या देते हो, उस चीज़ के ऊपर अपना जो भी आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज है उसके बारे में आप बताते हो। अब देखिए इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। परसेप्शन से हम बाहरी वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे हम कुर्सी को देखते हैं तो ये ज्ञान करते हैं कि ये एक कुर्सी है। ठीक है, यानी कि हम क्या सूचना प्राप्त कर रहे हैं कि ये एक कुर्सी है। तो प्रत्यक्षीकरण क्या है, हमें पदार्थों के बारे में, कोई भी वस्तु है उसका ज्ञान देता है। दूसरा, ये हमारी एक मानसिक प्रक्रिया होती है। तीसरी बात बताई है, इसमें संश्लेषण और विश्लेषण दोनों प्रकार की क्रियाएं होती है। संश्लेषण तो यानी कि चीज़ों को आप क्या छोटे छोटे टुकड़ों में उसको इकट्ठा कर रहे हो नॉलेज, और विश्लेषण का मतलब क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उस चीज़ के बारे में ज्ञान हासिल करना। तो इसमें संश्लेषण और विश्लेषण दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं होती है। ठीक है, ये क्या है, चयनात्मक प्रक्रम होता है इसके अंदर। इसमें हम अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव के आधार पर हम क्या करते हैं, अपनी मेमोरी में सोचते हैं और फिर उस सोची हुई बात को बाकी वाली बात के साथ मिलाकर फिर हम उसको क्या करते हैं, बताते हैं। ठीक है, तो इसमें विशेषताओं में क्या क्या बताया गया है, इसमें बाहरी पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होता है हमें, ये एक मानसिक प्रक्रिया है। इसमें संश्लेषण और विश्लेषण दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, सिलेक्टिव प्रक्रम होता है।
इसमें हम अपनी मेमोरी और थिंकिंग दोनों चीजों का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। आगे बात समझ में? अब देखो आपके परसेप्शन पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। मेरी क्लास चल भी रही है या नहीं? यस मैम चल रही है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगने लग जाता कि कहीं क्लास बीच में ना रुक गई हो, मैं बोलती हूँ। ये यहाँ तक क्लियर हुआ है आप दोनों को? यस मैम। ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो आपके परसेप्शन यानी कि प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करते हैं? एक तो है आपका इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट आप हर एक उसमें लिख के आ सकते हो कि आपका वातावरण आपको प्रभावित करता है, ठीक है, इन्वायरमेंट आ गया। दूसरा क्या है? मोटिवेशन। लगातार अगर आप किसी को मोटिवेट करते हैं तो उसका जो देखने का नजरिया है वह प्रभावित होता है, ठीक है। प्रत्यक्षीकरण में जैसे हंगर के प्रभाव में अध्ययन किया गया, भूखे को कुछ अस्पष्ट चित्र दिखाए गए जिसमें इन चित्रों प्रत्यक्ष। अब देखो भाई, मोटिवेशन में इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति भूखा है और हम उनसे कोई काम बता रहे हैं, हम उसको कुछ पिक्चर दिखा रहे हैं, तो उस भूखे व्यक्ति को दो तीन दिन से भूखा है, उसको कुछ नहीं, उसको सिर्फ क्या दिखेंगी? खाने की चीजें उसके दिमाग में आएंगी, ठीक है। तो मोटिवेशन क्या है? व्यक्ति की आवश्यकताओं और इच्छाएं उसके प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करती हैं। लोग विभिन्न साधनों द्वारा अपनी आवश्यकताओं व इच्छाओं की पूर्ति करता है। ऐसा करने का एक तरीका है कि उन्हें ये जैसे उन्हें कुछ चित्र दिखाया जाए और उन्हें मोटिवेट किया जाए, तो क्या है उसके दिमाग में इसका प्रभाव पड़ता है। आगे हमारे वातावरण का प्रभाव पड़ता है। उसके बाद क्या है? इसने कुछ हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, वो भी क्या है? हमारे परसेप्शन को, हमारे देखने के नजरिए को या प्रत्यक्षीकरण को क्या करती हैं? प्रभावित करती है। क्योंकि जिस तरह के एनवायरनमेंट में आप रहते हो उस तरह की ही धारणाएं आपके दिमाग में बन जाती हैं और उस तरह का ही आपका नजरिया क्या है? बन जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपकी कोग्निटिव शैली। कोग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक, कि आपका जो चीजों को कोग्निटिव शैली में बताया गया कि इन्वायरमेंट के साथ आप किस प्रकार से कंसिस्ट बिहेवियर करते हो। हम जिस तरीके के पर्यावरण का प्रत्यक्ष करते हुए संज्ञानात्मक शैली महत्वपूर्ण ढंग से सार्वव्यापक रूप से प्रयुक्त शैली में लोग आश्रित लोग बाहरी जगत का, इसमें बताया गया है कि जो आपका कोग्निटिव है यानी कि आपका जो दिमाग की जो प्रोसेस है वो भी क्या है? आपको इफेक्ट डाल रही है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति नेगेटिव थॉट वाला है तो आप उसको कितना ही पॉजिटिव समझाओ, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वो नेगेटिव बात आएगी, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर है, कुछ कारक हैं जो आपके परसेप्शंस को यानी कि प्रत्यक्षीकरण को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। आप पता है क्या है, हर एक चीज में इसमें पॉइंट दिए गए हैं, आप 5-7 कॉमन पॉइंट याद कर लो जो इनमें सब में आ रहे हैं। जैसे एक आपका मोटिवेशन का बार बार आ रहा है, ये आपको प्रभावित कर रहा है। दूसरा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट चाहे आप एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से ले लो, किसी पर्सपेक्टिव से ले लो, ये आपको अफेक्ट करता है। तीसरी बात आपका कल्चर। कल्चर भी आपका चाहे कोई सी भी डेवलपमेंट क्यों ना हो उसमें क्या करता है? आपको प्रभावित करता है। तो ये 3 पॉइंट हैं जो कॉमन है, जो हर एक क्वेश्चन में आपको क्या कर रहे हैं? प्रभावित कर रहे हैं। अब इसी में दिया गया है, इन्होंने गेस्टाल्ट की एक थ्योरी दी गई है, ठीक है। यहां तक क्लियर है दोनों बच्चों को? यस मैम। अब देखो आगे है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, अप्रोचेज ऑफ थ्योरी सजेस्टेड बाय गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट। गेस्टाल्ट क्या है? गेस्टाल्ट ने इसी को परसेप्शंस को वो करने के लिए एक परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, एक अप्रोच दी है, ठीक है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए नियम एवं सिद्धांत है। आकृति अथवा रूप को कहते हैं। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हम डिफरेंट एलिमेंट के रूप में नहीं देखते बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड वोल के रूप में देखते हैं जिसमें एक निश्चित स्वरूप होता है। इनका विश्वास है कि किसी वस्तु का रूप उसके वोल से होता है जो उसके अंगों के योग में भिन्न भिन्न होता है। फूलों के गुच्छे के साथ फूलदान समग्र है तो फूलों के बिना फूलदान भी एक समग्रागी तथा फूलों के साथ फूलदान के द्वारा, पता नहीं क्या क्या दे दिया। 1 मिनट रुको, मेरी बुक में से कराऊंगी गेस्टाल्ट वादी थ्योरी।
ये मानना है कि जो हमारा परसेप्शन है, यानी कि गेस्टाल्ट वैज्ञानिकों ने प्रत्यक्षीकरण से रिलेटेड एक थ्योरी दी है। उनका ये मानना है कि हम किसी भी चीज़ को जब देखते हैं, उसके बारे में जो नॉलेज होती है हमें, वो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बल्कि पूरी नॉलेज किसी चीज़ के बारे में होती है। मान लीजिए इसने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है कि हमारे पास मान लो एक फूलदान है और उसमें फूलों के बहुत सारे गुच्छे हैं। तो यहाँ पर फूलों के बिना फूलदान का भी कोई यूज़ नहीं है और फूलदान के बिना फूलों का यहाँ पर यूज़ नहीं, यानी कि हम पूरी यूनिट को एक साथ लेकर चलते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर कुछ नियम दिए हैं इसी थ्योरी को समझाने के लिए, यानी कि किस प्रकार हमारा नज़रिया, हमारा जो सोच होते हैं, विचार होते हैं, किस प्रकार काम करता है, उससे रिलेटेड इन्होंने क्या है कुछ प्रिंसिपल दिए हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल, इनका पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमिटी, निकटता का नियम। ठीक है। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी, समानता का नियम। है ही नहीं हमारे में। तुम्हारे में नहीं? मैम पेज नंबर मैम नहीं है, क्योंकि जो आपने परसेप्शन बताया है ना, हाँ वो जी। तो बस 29 पेज पे थोड़ा सा डेफिनेशन दिया है, उसके बाद सेकंड पॉइंट चालू कर दिया है, कोलर के थ्योरी ऑफ द लर्निंग अथवा सूजन के सिद्धांत बताइए। नहीं आती यही है ना मैम? ये जो अभी आपने परसेप्शन का बताया ना, उसी के साथ इन्होंने ये उसका गेस्टॉल्ट की थ्योरी भी साथ में ही कर दी है, मिक्स कर दिया है दोनों को। मैम, थोड़ा सा दिया है, बट आपने जो पॉइंट्स बताए वो बिल्कुल पॉइंट्स कुछ भी नहीं है हमारे में। कोई नहीं, मैं फिर ये फोटो भेज दूंगी ना, अगर तुम्हें वहां अपनी बुक में इजी लग रहा है तो वहां से कर लो। अगर यहाँ मैम इसमें तो है ही नहीं, इजी की बात ही नहीं, इसमें है ही नहीं, तो करेंगे क्या? आप अपनी फोटो भेज दीजिए। मैं ना अभी भेज देती हूँ, जो गेस्टाल्ट की थ्योरी है ना वो मैं फोटो भेज देती हूँ, फिर आपको जल्दी क्लियर हो जाएगी। परसेप्शन का मीनिंग तो आ गया होगा समझ में, अब उसकी थ्योरी है इसी से हाँ रिलेटेड। मैम, उसके बाद ना कोलर का सिद्धांत वगैरह ये सब बता दिया है, उसके बाद नीचे नीचे में चिंतन क्या है ये बता दिया है। अच्छा नहीं, कोलर की थ्योरी इसमें नहीं है। आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग गेस्टाल्ट की थ्योरी यहाँ पे करनी है आपकी। कोहलर की थ्योरी अगले में आएगी आपकी, तो जहाँ जहाँ पे जो दिया गया ना वहाँ वहाँ पे पढ़ाऊंगी। ठीक है। तो यहाँ पे मिक्स मत करना, तो जो अगर कोलर की थ्योरी है तो उसको काट दो। यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग ओनली गेस्टाल्ट की थ्योरी दे रखी है। एक मिनट रुको, मैं ये थ्योरी दे रखी है, मिल गए दोनों को? यस मैम। मैम अब गेस्टाल्ट ने क्या दिया है, इसी को प्रत्यक्षीकरण को समझाने के लिए अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। पहले तो दिया है निकटता का सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत इन्होंने दिया है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी, समानता का सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत दिया है इन्होंने थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत, चौथा दिया इन्होंने थ्योरी ऑफ स्मॉलनेस, लघुता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सिमेट्री, सममितता का सिद्धांत, एंड थ्योरी ऑफ सराउंडनेस, अविच्छिन्नता का सिद्धांत, यानी कि अपने चारों तरफ का है क्या फैला हुआ उसका सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्लोजर, पूर्ति का सिद्धांत। बल्कि इसमें ना कुछ कुछ चित्र सही दे रखे हैं जो ये आपको दे रखे, अगर आप पेपर में ग्राफ भी बना के आते तो उसके अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, लिखना कम पड़ता है। तो सबसे पहले बात आती है निकटता का नियम। जो वस्तुएं किसी स्थान में एक दूसरे के निकट होती हैं, एक दूसरे से संबंधित होती हैं, एक समूह में दिखाई देती हैं, ये मानते हैं। इन्होंने क्या माना है कि जो हमारा नजरिया है ना वो किसी एक चीज से नहीं बनता, हमारा जो परसेप्शन है उसमें बहुत सारी चीजें मिलकर किसी चीज के बारे में पूरी नॉलेज हमें देती है। तो इसका जो पहला सिद्धांत है, इन्होंने ये बोला है, जब भी हम किसी वस्तु के किसी स्थान अथवा समय में एक दूसरे के निकट होते हैं तो एक दूसरे से संबंधित क्या है, वे एक समूह के रूप में दिखती है। कुछ चीजें जब निकट निकट होती है तो हमें दिखता है कि वो सारी चीजें क्या है, एक ही ग्रुप की हैं, और हम उसके बारे में पूरे ग्रुप की ही क्या अपना नजरिया बना लेते हैं कि ये तो सब एक साथ हैं। ठीक है। अब मान लीजिए आप देखते हो जब शादियां होती हैं परिवार में, चाहे लोगों का आपस में बोलना हो या ना हो, लेकिन शादी में या घर के किसी प्रोग्राम में सारे बंदे एक साथ इकट्ठे दिखाई देते हैं। तो बाहर वालों का क्या परसेप्शन होता है कि भाई बहुत अच्छी फैमिली है, हर एक काम में एक साथ रहते हैं, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं। घर में चाहे उनके अंदर कुछ हो रखा हो, हमें नहीं पता, लेकिन बाहर से लोगों का क्या परसेप्शन रहा कि भाई इस घर के जितने भी बंदे हैं वो क्या है, बड़े अच्छे से रहते हैं। ठीक है। तो ये बताया गया इन्होंने किसका, निकटता का नियम।
दूसरा है समानता का नियम, सिमिलैरिटी। इस सिद्धांत के अनुसार जिन वस्तुओं में समानता होती है उनको एक दूसरे के समान होती हैं, उनको एक समूह में ही मानते हैं। जो एक दूसरे जैसी दिखाई देती है हम उनको मानते हैं कि ये एक ही ग्रुप के लोग हैं। तो ये हमारा नजरिया यहाँ पे बताता है। तीसरी थ्योरी बताई है कॉन्टिन्यूटी की। इस सिद्धांत के अनुसार जब वस्तुएं कंटिन्यूस पैटर्न प्रस्तुत करती हैं तो हमारा प्रत्यक्षीकरण, हमारा जो परसीवर है वो एक दूसरे से संबंधित के रूप में करते हैं। जैसे ए बी सी डी रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई दिखाई देती है और तुलना में चारों बिंदु ई पर मिलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, निरंतरता का जो सिद्धांत है इसमें ये बोला है कि जब भी वस्तुएं कंटिन्यूस पैटर्न बनाती हैं तो हमारा नजरिया यही होता है कि ये एक दूसरे से संबंधित हैं, चाहे वे किसी भी रूप में है। जैसे यहाँ पर ए बी और सी डी एक दूसरे को कट कर रही है, लेकिन जहां पर यह इनका संबंध या कॉन्टिन्यूटी दिखा रहा है वो दिखा रहा है ई पॉइंट पे। ठीक है, उसके बाद है थ्योरी ऑफ स्मॉलनेस, लघुता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार हम एक छोटे से क्षेत्र से लेकर एक बड़े बैकग्राउंड की तुलना में एक आकृति के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, यानी कि रंगीन आकृतियों को सफेद की तुलना में आसानी से देख सकते हैं। इस थ्योरी में क्या बताया गया, यानी कि किसी चीज का जब हम अपने दिमाग में कोई भी इंफॉर्मेशन गेन करते हैं तो हम पहले छोटे एरिया से लेकर बड़े एरिया तक उसके बारे में देखते हैं। तो उसमें से हमें क्या है, अगर मान लो अब ये तुम पिक्चर ही देख रहे हो तो तुम्हें कौन सा रंग पहले दिखाई दे रहा है, तुम्हारा अट्रैक्शन ब्लैक कलर की तरफ है या व्हाइट कलर की तरफ है, ये हमारे परसेप्शन को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, हमारे नजरिए को या प्रत्यक्षीकरण को बता रहा है। आगे है थ्योरी ऑफ सिमेट्री। थ्योरी ऑफ सिमेट्री में क्या बताया गया है कि एक होती है एसिमेट्रिकल बैकग्राउंड और एक होता है सिमेट्रिकल बैकग्राउंड। इसमें क्या है, रंगीन क्षेत्र एक आकृति रूप में दिखाया गया सीमित गुणों के कारण, या सफेद क्षेत्र असीमित आकृति के रूप में है। यानी कि इसमें परसेप्शन दिखाया गया, आपको अलग अलग चीजें, आपको कई बार एक पिक्चर दिखाई देती है, किसी को तो उसमें फेस दिखाई देता है, किसी को उसमें क्या दिखाई देता है, पेड़ की आकृति दिखाई देती है। तो इसमें भी क्या है, आपको दो अलग अलग आकृति दिखाई गई हैं, एक है सिमेट्री, एक है नॉन सिमेट्रिकल। ठीक है, तो उसमें आप देखोगे कि आप किसके गुणों को ज्यादा देख पा रहे हो। उसके बाद है एक सराउंडनेस। सराउंडनेस में भी क्या है, एक क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से घिरा होता है तो हम उसे इन आकृति के रूप में देखते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से वह क्षेत्र घिरा हुआ है। एक है थ्योरी ऑफ क्लोजर, पूर्ति का सिद्धांत। उद्दीपन में लुप्त अंश को हम भर लेते हैं तथा वस्तु में परसेप्शन देकर अलग अलग भागों के रूप में नहीं बल्कि समग्र आकृति के रूप में करते हैं। इसने बोला है पूर्ति का सिद्धांत, यानी कि अगर हम किसी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं तो पूरी जानकारी को इकट्ठा करके हम उसको क्या पूरी कर लेते हैं। तो इसी को इसने क्या है, पूर्ति का सिद्धांत बोला है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। मैम बस एक बार और देखनी पड़ेगी आपकी ये वाली वीडियो समझने के लिए। अच्छा, इसमें ये होगा ना, जो गेस्टाल्ट की थ्योरी है बेटा, इसमें गेस्टाल्ट की थ्योरी में इसने हमारे परसेप्शन को, हमारा सबसे पहले तो मुझे बताओ परसेप्शन होता क्या है? मैम किसी भी चीज को अपने आसपास देखना और उसके बारे में अपने माइंड में सोचना, कुछ हाँ जी, परसेप्शन बना, अवधारणा बना लेना हाँ कि ये जी, चीज वेरी, कैसी है। यानी कि किसी चीज के बारे में आपकी क्या अवधारणा है वही आपका क्या कहलाता है, परसेप्शन कहलाता है। और इसी परसेप्शन को समझाने के लिए गेस्टाल्ट ने कुछ सिद्धांतों का वर्णन किया है। उन्होंने सबसे पहले बोला कि निकटता का नियम, निकटता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमिटी। आप, मैंने के परिवार का एग्जाम्पल लिया था ना, घर में कितने ही लड़ाई झगड़े हो बाहर वालों को नहीं पता, लेकिन अगर वो किसी प्रोग्राम में पूरे परिवार के बंदे एक साथ दिखाई देते हैं तो बाहर वालों का यही नजरिया होता है कि हाँ भाई इस परिवार के तो लोग आपस में बड़े अच्छे से प्यार से रहते हैं, और घर के अंदर वो चाहे एक दूसरे से बोले भी ना। ठीक है, हमारा नजरिया यही होता है। फर्स्ट वाला पॉइंट क्लियर है एग्जाम्पल के थ्रू? यस मैम। यस मैम। दूसरा बताया है इन्होंने समानता का नियम। समानता का नियम इन्होंने बताया है कि जब हम दो वस्तुओं में एक समानता, यानी कि जिन वस्तुओं में हमें समानता दिखाई देती है विशेषतः, वे हम क्या मानते हैं कि ये एक दूसरे के जैसी ही है। समानता का नियम ये हो गया, मान लो किसी का फादर बहुत अच्छा है, ठीक है, और हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि इसका फादर अच्छा है तो इसका बेटा भी उतना ही अच्छा होगा। आप कई बार देखते हो जब इलेक्शन होते हैं ना, इलेक्शन में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, वही नेता बनते रहते हैं।
एक ने बहुत अच्छा काम कर दिया तो हम मानेंगे कि भाई इसका बेटा भी इसके जैसा ही निकलेगा, वो भी इतने अच्छे ही काम करवाएगा। तो ये बोलता है समानता का नियम। तो हमारा नजरिया क्या है, उसको समान देख के बना, ठीक है। ये मेनली कहाँ पे होता है, राजनीति के क्षेत्र में होता है। जैसे आप देख रहे हो आपके वहां पे, जैसे इससे कुछ क्लियर हुआ समानता के नियम से हमारा नजरिया। यस मैम। ठीक है, मैम हो गया है मैम, मतलब इसमें जैसी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, निकटता में या समानता में, मतलब जैसे आपने बोला उस समानता तरीके से में लिख आप ये सकते हैं? देखोगे, आप ये लिखोगे कि जो चीजें हमें एक जैसी दिखाई देती हैं तो हमारा नजरिया उन चीजों को लेकर वैसा ही होता है, हम सेम फीचर्स ही उसको बताते हैं, ठीक है। जैसे हम ये मानते हैं कि जैसे हमारा पिता है वैसा ही हमारा भाई बनेगा, ठीक है। ओके मैम। उसके बाद है थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी, अगर आप किसी चीज में लगातार आप कंटिन्यूसली एक पैटर्न देख रहे हो तो आपका क्या है बिहेवियर, आपका उस चीज के प्रति जो नजरिया है वैसा ही हो जाएगा। थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जैसे आप क्या है किसी चीज को लगातार देख रहे हो, ठीक है। मान लीजिए आप मेरे टच में हो लगातार, ठीक है, कंटिन्यूटी बनी हुई है हमारी, एक दूसरे से संबंधित हैं हम, ठीक है। तो निरंतरता का सिद्धांत हमें क्या बताता है कि कहीं ना कहीं इस सिद्धांत के अनुसार जब वस्तुएं एक दूसरे से कंटिन्यूस पैटर्न प्रस्तुत करती हैं तो देखने का नजरिया एक दूसरे के संबंध के रूप में करते हैं। जैसे एक दूसरे को काटती है, चार बिंदु ई पर मिलती हैं। देखो भाई, इसको कोई एग्जाम्पल सोचो क्या हो सकता है इसमें, थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी में। अगर लगातार आप किसी व्यक्ति के संपर्क में हैं तो आपका बिहेवियर क्या है उसको लेकर वैसा ही हो जाता है कि हाँ भाई ये बंदा ना मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, क्योंकि आपको उसके ऊपर विश्वास है। लेकिन कई बार क्या करते हैं, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास होता है वही धोखा देता है, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये बताती है कि अगर हम कंटिन्यूसली एक व्यक्ति को ये देख रहे कि वो व्यक्ति डोनेशन दे रहा है तो इन फ्यूचर भी क्या है क्या देगा, डोनेशन देगा, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूसली वो दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, एक नजरिया बन गया। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा बेटा? या फिर तुम, हाँ मैम। या फिर आप लोग भी एक आधा एग्जाम्पल बताओ, क्योंकि सारे एग्जाम्पल तो मेरे माइंड में नहीं आ सकते ना। मेरे कैमरे को क्या हो गया, ऑन ही नहीं हो रहा। बेटा एक आधा एग्जाम्पल आप भी बता दो ताकि इजीली समझ में आ जाए और मैं भी इफेक्टिव तरीके से समझा सकूं। आगे है थ्योरी ऑफ स्मॉलनेस। स्मॉलनेस में क्या देखा गया है, पहले आप छोटे एरिया को देखते हो और उसी के साथ क्या है आप लार्ज बैकग्राउंड की तुलना करते हो, ठीक है। जैसे क्या है इसमें एक आपको ये पिक्चर दी गई है जिसमें आप क्या है सबसे पहले आपने छोटे एरिया को देखा फिर पूरे एरिया को आपने देखा, तो इसमें क्या है आपका क्या परसेप्शन निकल के आया है। किसी को दिख रहा होगा कि भाई व्हाइट बैकग्राउंड ज्यादा है, किसी को दिख रहा होगा ब्लैक बैकग्राउंड ज्यादा है। अब मुझे तो यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है, किसी को व्हाइट दिखेगा, ठीक है। तो वो उनका एक्सप्रेस करने का तरीका है। थ्योरी ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री में इसने बताया है कि हम क्या करते हैं, एक असीमित पृष्ठभूमि की तुलना सीमित एरिया आकृति के रूप में दिखाई देते हैं। इस चित्र में रंगीन क्षेत्र का एक आकृति के रूप में दिखाई देता है, गुणों के कारण सफेद क्षेत्र असीमित आकृति के रूप में दिखाई देता है। मैम हाँ बेटे, जो हमारी बुक है ना इसमें सिर्फ इन्होंने चार ही इनके पॉइंट बता रखे हैं, ये समानता, निकटता, निरंतरता और बंद होना। ये सिमिलैरिटी और इसके बाद प्रॉक्सिमिटी, कॉन्टिन्यूटी और क्लोजर, बस चार ही पॉइंट बोल रखे हैं इनके इन्होंने। हाँ इसमें ये मतलब पॉइंट पॉइंट दे दिए थ्योरी के, और इसने क्या कर रखा है इस बुक में एक्सप्लेन कर रखा है थ्योरी को। जैसे क्लोजर वाला पॉइंट इसमें बिल्कुल लास्ट वाला है, पूर्ति का सिद्धांत। इसमें पूर्ति के सिद्धांत में ये बताया गया है कि पहले हम क्या है छोटी छोटी जानकारी लेते हैं और फिर इस छोटी छोटी जानकारी के ऊपर हम क्या कर लेते हैं, पूरा अपना परसेप्शन तैयार कर लेते हैं, पूरा अपना नजरिया अलग अलग भागों के रूप में नहीं बल्कि फिर पूरे उसके रूप में हम उसको देखते हैं। ये थ्योरी ऑफ क्लोजर। जैसे यहाँ पर क्या है, ये 3 एंगल से बना के फिर एक पूरी ट्रायंगल सी बना दी इन्होंने।
थ्योरी ऑफ सराउंडनेस में बताया गया है कि सराउंडनेस हमारे चारों तरफ, देखो यहाँ पे तो एक एरिया दे दिया, इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन कर दिया। तो क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार जब एक एरिया अन्य एरिया से घिरा होता है तो किस प्रकार की आकृति बनाता है, यानी कि हमारे चारों तरफ का कैसा वातावरण है, उसको देख के हमारे दिमाग में जो जो थॉट क्रिएट हुए हैं उनको क्या बोला गया है, अविच्छिन्नता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सराउंडनेस। अब सिमेट्री एसिमेट्री का क्या बताया, थ्योरी ऑफ सिमेट्री, सममिति का सिद्धांत ये बताता है कि हम एक सिमेट्रिकल और एक नॉन सिमेट्रिकल दो पिक्चर का आपस में क्या करते हैं, कंपैरिजन करके देखते हैं और उस कंपैरिजन से हम निकालते हैं अपने थॉट। ठीक है भाई, एक बार अगर नहीं समझ में आया तो भाई फिर से आप एक बार इसको दोबारा से देख लेना वीडियो को। मैंने तो देखो अपनी तरफ से कोशिश पूरी की है कि आपको क्लास में ही क्लियर करा दूं। ठीक जी है मैम, देख लेंगे मैम। हमारे में बस इतना दे रखा है आपको। कैमरा कहाँ गया? कैमरा कहाँ कैमरा तेरे फोन में है बेटे। मैम मैं बैक कैमरा से दिखाती, कैमरा ही नहीं मिल रहा है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर 7 तुम्हारी में 4 दे रखे हैं, तो देखो 7 में से 3-4 पॉइंट तो क्लियर हुए होंगे आपको। यस मैम, हो गए हैं। तो मतलब अपना क्वेश्चन तो कंप्लीट करके आ ही जाओगे। आगे जो थिंकिंग वाला चैप्टर टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका सीटेट में भी क्वेश्चन आता है, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन के ऊपर। ठीक है, थिंकिंग वाला। थिंकिंग क्या होती है, चिंतन क्या होता है हमारा, इसमें भी देख लो एक बार, इसमें कुछ हुआ तो। अब ये ना, ये जो चिंतन वाला टॉपिक है, ये जो मैं अपनी बुक में से फोटो भेजूंगी ना, इसमें से करना है आपको, थिंकिंग क्या होती है। ठीक है, एक बार मैं फोटो सेंड कर रही हूँ। इसमें काफी बड़ा दे रखा है, लेकिन आपको क्या है, ये टॉपिक इन फ्यूचर के लिए आपको रेडी हो जाएगा। और इसमें आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही तरह की थिंकिंग करनी है, एक आपको अभिसारी चिंतन और एक अपसारी चिंतन। जो टॉपिक है वो कंप्लीट दे दिया है, बट आपको कंप्लीट यहाँ पे नहीं करना है। आपके सिलेबस में बस 2 ही चिंतन है, एक अभिसारी चिंतन और एक अपसारी चिंतन। ठीक है। अब सबसे पहले देखो थिंकिंग होती क्या है। थिंकिंग क्या है, अलग अलग लोगों ने डेफिनेशन दी है इसकी। थिंकिंग होती है कोई भी आपके दिमाग में कोई भी इमेज आती है, कोई भी सिंबल हो या फिर कोई भी कंसेप्ट हो, कोई भी रूल हो, इनको जब इन सारी के सारी यूनिट्स को जब हम अपने दिमाग में जोड़ तोड़ कर जो आंसर निकालते हैं वो क्या कहलाता है, हमारी थिंकिंग कहलाती है। ठीक है, क्या समझ में आया थिंकिंग। थिंकिंग क्या है, इसमें हम लिख सकते हैं, थिंकिंग हमारा चिंतन वह व्यवहार है जो हमारा आंतरिक है और छिपा हुआ है, जिसको हम अपने दिमाग में किसी भी इमेज, आइडिया, कंसेप्ट आदि के द्वारा हम अपने दिमाग में कुछ जोड़ तोड़ के कुछ सोचते हैं, तो वही क्या कहलाता है, हमारा चिंतन कहलाता है। ठीक है। चिंतन क्या है, हमारा सोचते रहते हैं हम दिमाग में। कई बार तो हम क्या पहले की घटनाओं को लेकर सोचते रहते हैं, या कई बार हम क्या करते हैं, काल्पनिक चिंतन करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर बात बताई गई है, चिंतन क्या है, एक ऐसी क्रिया है जो हमारे विचारों से संबंधित होती है। ये हमारे दिमाग में एक व्यक्ति क्या करता है, अपने दिमाग में इन चीजों को सोचता रहता है। एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे विचारों से संबंधित है। इसको हम क्या है, अपना एक छिपा हुआ व्यवहार भी बता सकते हैं, जो संकेतों, विचारों और हमारे दिमाग के आइडिया पर आधारित होता है। ठीक है, इसका मीनिंग क्लियर हुआ। चिंतन क्या होता है, थिंकिंग क्या होती है। यस मैम।
ठीक है। अब इसके कुछ ये जो मैंने भेजा है पेज, इसको आप पढ़ लेना। अब मैं एक बार इसको बता देती हूँ। चिंतन में हमारे ना ये सारी चीजें आ जाती है थिंकिंग में। जो परसेप्शन है वो भी थिंकिंग में आ गया आपका, और अगला जो टॉपिक है ना कंसेप्ट फॉर्मेशन, वो भी आपकी थिंकिंग का ही पार्ट है। पिछला जो पढ़ा है आपने परसेप्शन, वो भी आपकी थिंकिंग का ही एक पार्ट है। ठीक है। अब चिंतन की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये एक जटिल हमारी एक मानसिक प्रक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण होती है, सरल से जटिल होती है। बचपन से ही हम सोचना शुरू कर देते हैं, किसी समस्या से हमारा चिंतन शुरू होता है। अब आप देखो, अगर आप किचन में खाना बना रहे हो ना, तो हजारों कंसेप्ट, हजारों आइडियाज आपके दिमाग में घूम जाते हैं। ठीक है, आप सोचते रहते हो और काम करते रहते हो। ठीक है, तो इसकी क्या एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है ये। ठीक है, आपके दिमाग में कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, कुछ ना कुछ सोचता रहता है हमारा दिमाग। अब इसमें बात आती है आपकी अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन, जो आपके इसमें दे रखा है। अभिसारी चिंतन क्या होता है? वह चिंतन जिसकी आवश्यकता समस्या समाधान में पड़ती है। जिस समस्या का केवल एक ही सही उत्तर माना जाता है, उसको अभिसारी चिंतन कहते हैं। अभिसारी चिंतन क्या होता है? जब आपके सामने कोई समस्या आती है और उस समस्या को सुलझाने के लिए जब आप अपने दिमाग में सोचते हो, तो वो क्या कहलाता है? आपका अभिसारी कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं उसको। ठीक है। उसके बाद बात आती है आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन एक ओपन एंडेड थिंकिंग है, जहां व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर प्रश्नों और समस्याओं के अनेक उत्तर सोच सकता है। वे होते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट का अभिसारी का मतलब किसी क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक ही आंसर आपके दिमाग में आ रहा है, तो वो अभिसारी चिंतन है। और डाइवर्जेंट अपसारी चिंतन का मतलब अगर आपके सामने एक प्रॉब्लम है तो 10 आइडिया आपके दिमाग में आ रहे हैं उस चीज को सोल्व करने के लिए, तो वो क्या है? आपका अपसारी चिंतन। ठीक है। और इनकी जो है ये इसमें दे रखे हैं आपके, जो मैंने बुक में भेजे ना, इसका कंप्लीट इससे पढ़ लेना। तथ्य और नियम होते हैं, बुद्धि संबंधी चिंतन होता है, तर्क संबंधी चिंतन होता है, बंध चिंतन होता है। पहले वाला तो क्या होता है? कॉन्वर्जेंट अभिसारी चिंतन आपका क्लोज्ड होता है, क्लोज्ड थिंकिंग होती है। और डाइवर्जेंट में क्या होती है? बहुत सारे आइडियाज होते हैं, तो इसको हम ओपन एंडेड बोलते हैं। ठीक है। और जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है, अभिसारी चिंतन है, ये क्या है? तथ्य तथा नियम होते हैं इसके अंदर, बुद्धि से संबंधित होता है, तर्क संबंधी चिंतन होता है, ऑब्जेक्टिविटी होती है, लीनियर थिंकिंग होती है। जैसे हमने 2+2 इसका मान हमने 4 ही माना। ठीक है। उसके बाद आता है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग में, जैसे मैंने बोल दिया 4, 4 को कैसे लिख सकते हो आप? 1+3 4 हो गया, 2+2 भी 4 हो गया, 3+1 भी क्या हो गया? 4 हो गया। तो ये आ गई आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग। या फिर आप कर सकते हो 2 × 2 भी 4 होता है, ये डाइवर्जेंट में आता है। और कन्वर्जेंट में सिर्फ आपके दिमाग में 4 के लिए सिर्फ एक ही आंसर आया, 2+2 = 4। ठीक है, समझ में आ गया अभी सारी चिंतन क्या होता है और अब सारी चिंतन क्या होता है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। और ये टॉपिक बेटा इंपॉर्टेंट है, इस पे आप बेशक से स्टार लगा लो, क्वेश्चन आएगा ही आएगा ये। अभी सारी चिंतन क्या होता है और अब सारी, क्योंकि इसमें ना बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा अभी सारी है, कौन सा अब सारी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। जिसमें आपको किसी समस्या का एक ही आंसर आए वो होता है आपका अभिसारी, जिसमें एक के साथ बहुत सारे आंसर आए वो होता है अपसारी। इसमें आप ये 2 वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हो। जैसे मैंने बोला 4 को आप कितने तरीके से लिख सकते हो? फर्स्ट में आपके सामने दिमाग में यहाँ पर 2+2 4, और आपने डाइवर्जेंट थिंकिंग में आप इसका एग्जांपल दे दोगे 2 × 2 4 होता है, 1+3 4 होता है, 2+2 4 होता है, 3+1 4 होता है। आपने 4 आइडिया निकाल लिया आपके दिमाग में। ठीक है, तो आपका ये वाला टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब आगे आता है आपका कंसेप्ट फॉर्मेशन। कंसेप्ट फॉर्मेशन क्या होता है? कंसेप्ट फॉर्मेशन में है आपका, अच्छा कंसेप्ट फॉर्मेशन बाद में कराऊंगे। मुझे बताओ, मैंने दिया था साइको कल्चरल डिफरेंस, दोनों पढ़ के आए हो? साइको कल्चरल डिफरेंस यस मैम। ठीक है, तो
तो अब आपकी बारी है, आप समझाओगे ये वाला टॉपिक। कंसेप्ट फॉर्मेशन वाला टॉपिक कल करा दूंगी मैं। अभी मुझे बताइए, इंडिविजुअल एंड साइको कल्चरल डिफरेंस इन कॉग्निशन, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग डिफिकल्टीज, टर्म एंड एक्सक्लूजन इन इंक्लूजन इम्पैक्ट। बताइए साइको कल्चरल डिफरेंस क्या होते हैं? संज्ञान में व्यक्तिगत और सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नताएं क्या होती हैं? पहले मुझे बताओ, पढ़ा था आपने ये? यस मैम, पढ़ा है मैम। मैं बता रही हूँ, पहला है कि व्यक्तिगत और सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मैम, व्यक्तिगत भिन्नता वो होती है कि जो भी दुनिया में दो लोग होंगे वो एक जैसे नहीं होंगे, बिल्कुल उनमें सही। डिफरेंस पाई जाएगी, वो अलग दिखेंगे। अब वो उनका फिजिकली देखें तब भी वो अलग होंगे, मेंटली देखें फिर भी वो अलग ही होंगे। और मैम सामाजिक सामाजिक क्या होता है, उनका समाज भी जो होता है वो अलग अलग होता है, वो कहीं और रह रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के लोग अलग हैं, बिहार के लोग अलग हैं, उनका अलग है। और मैम इसी तरीके से सांस्कृतिक भिन्नता भी होती है, उनके जो कल्चर होगा, वहाँ का पहनावा जो होगा, वहाँ का खान पान जो होगा वो भी अलग होगा और यहाँ का भी अलग होगा मैम। हाँ जी। ऋतु कुछ समझ में आया बेटे? पढ़ा था आपने टॉपिक? मैम मैंने नहीं पढ़ा था लेकिन समझ में आ रहा है। हाँ जी, इसमें बताना है एक व्यक्तिगत भिन्नता और एक सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नता के ऊपर आपको अगर क्वेश्चन आ जाए तो लिख सकते हो। हाँ जी मैम, लिख देंगे। ठीक है, तो मैम इसमें मतलब कद वगैरह, मतलब लिंग वगैरह, सामाजिक में कैसे मतलब रहते हैं, वो सब मिला के लिख देंगे। हाँ जी। अब है आपका कंसेप्ट फॉर्मेशन, नेचर ऑफ लर्निंग, इंटेलिजेंसी, क्रिएटिविटी, एप्टीट्यूड, मेमोरी, फॉरगेटिंग। ये जो आपकी यूनिट है ना 25 नंबर की है, लर्निंग वाली, लर्निंग एंड कॉग्निशन। अब इसमें एक ही टॉपिक रह गया है, कंसेप्ट फॉर्मेशन क्या होती है, यानी कि कोई भी कंसेप्ट है उसका कैसे निर्माण होता है आपके दिमाग में। ये एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर इसको आप, छोटा सा ही क्वेश्चन है, बड़ा नहीं है। कंसेप्ट फॉर्मेशन, कंसेप्ट फॉर्मेशन का मतलब होता है किसी वस्तु या घटना, जीवित प्राणी का एक ऐसा गुण जो उसमें पाया जाने वाला दूसरी भिन्न वस्तुओं में पाए जाने वाले विभेदी कुछ विशेषताओं के समय तुल्य होता है। अरे बड़ा डिफिकल्ट दे दिया है तो। देखो, कंसेप्ट फॉर्मेशन का मतलब है कि कंसेप्ट फॉर्मेशन से अभिप्राय जो भी घटना है, वस्तु है या व्यक्ति है इस संसार में, वे क्या करते हैं, सामान्य विशेषताओं और उनके संबंध में जब डिफरेंस जो करते हैं वही क्या कहलाता है, कंसेप्ट फॉर्मेशन। कंसेप्ट फॉर्मेशन का मतलब क्या बताया, किसी वस्तु में या किसी घटना में जब आप डिफरेंस करते हो, अलग अलग भेद करके बता देते हो, तो ये जो डिफरेंस करने की जो प्रोसेस है इसी को हम क्या बोलते हैं, कंसेप्ट फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्या होता है, एक ऐसी श्रेणी होती है जिसका उपयोग आप अनेक वस्तु और घटनाओं के लिए करते हैं। जैसे ये पेड़ है, ये फल है, ये पशु हैं, ठीक है, तो ये कंसेप्ट बन गया। जब आप इनको डिफरेंट करते हो ना तो वो क्या बन जाता है, कंसेप्ट फॉर्मेशन। कि जैसे ये पेड़ है, ये पशु है, पशु में भी क्या है, ये क्या है, डोमेस्टिक एनिमल है और ये वाइल्ड एनिमल है। तो ठीक है, जब आप उन किसी घटना को या किसी वस्तु को जब आप कैटेगराइज करते हो तो वो क्या कहलाता है, आपका कंसेप्ट फॉर्मेशन कहलाता है। समझ में आ गया? यस मैम। अब देखो, कंसेप्ट फॉर्मेशन को समझने के लिए आपको 5 चीजों का पता होना चाहिए। एक तो नाम, आपको सबसे पहले कोई भी कंसेप्ट बनाते हो तो उस चीज का नाम पता होना चाहिए कि ये फल है, पेड़ है, पत्ते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। तीसरा, उसके गुणों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या वैल्यूज हैं हमारे जीवन में उनकी, और क्या नियम है। ये सारी चीजें क्या बताती हैं, हमें एक कंसेप्ट फॉर्मेशन को बनाने में मदद करती हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक कंसेप्ट बनाना है ट्री को लेकर, तो ट्री के बारे में सबसे पहले तो आपको नाम पता होना चाहिए, भाई ये नीम का पेड़ है, ये आपका सफेदे का पेड़ है, ये आपका सेब का पेड़ है, ये अनार का पेड़ है, ठीक है।
फिर आप एग्जाम्पल दोगे, ठीक है, कि हम सेब का कंसेप्ट लिया आपने लिया कि सेब तो मीठे होते हैं और संतरे खट्टे होते हैं, ठीक है, आपने उनके एग्जाम्पल लिए। फिर गुण बताए कि किस फल को खाना हमें मीठा लगता है, कौन सा रस भरा होता है, किसकी कीमत अच्छी है, तो आपने उनके गुण के बारे में बताया। फिर उनकी वैल्यू कि इनका रंग कैसा है, ये कैसे है, तो फिर आपने लास्ट में एक रूल बना लिया, एक कंसेप्ट दिमाग में बना लिया कि जो सेब होता है वो लाल रंग का होता है, वो पेड़ के ऊपर लगता है, खाने में मीठा होता है, इसका प्राइस बड़ा महंगा होता है, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट आपने बना लिया, तो ये क्या कहलाता है आपका कंसेप्ट फॉर्मेशन। और दो प्रकार के कंसेप्ट होते हैं आपके दिमाग में, एक होते हैं आर्टिफिशियल कंसेप्ट और दूसरे होते हैं नेचुरल कंसेप्ट। आर्टिफिशियल जो अपने दिमाग में आप कुछ भी खिचड़ी पकाते रहते हो वो आर्टिफिशियल में आता है, और नेचुरल कंसेप्ट जो चीजें आपके सामने हैं और उस चीज को देखकर जो आप अपने दिमाग में कंसेप्ट बना रहे हो वो नेचुरल कंसेप्ट कहलाता है, ठीक है। आगे बात समझ में? यस मैम। ठीक है। अब ये क्या क्या चीजें प्रभावित करते हैं आपके कंसेप्ट फॉर्मेशन को? एक तो आपकी मैच्योरेशन, परिपक्वता, मैच्योरेशन। अगर आप एक मैच्योर, एक तो बच्चे की सोच देख लेना, एक आप अपनी सोच देख लेना। जो एक मैच्योर व्यक्ति होता है वह बिल्कुल सही कंसेप्ट फॉर्मेशन करता है, लेकिन जो बच्चा होता है वो क्या करता है, कंसेप्ट की को क्या करता है, अनसिस्टमेटिक कर देता है, कहीं की टांग उठाएगा, कहीं का पैर उठाएगा, ठीक है। सीखने का अवसर दूसरा क्या है, आपको इन्वायरमेंट, लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए। आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली, कोई अवसर मिला, तभी तो उसके बारे में सोचोगे आप, वे खामखा तो अपना माइंड खराब नहीं करोगे। तीसरा है आपके सेंस ऑर्गन भी, आपकी जो आप सोच रहे हो, देख रहे हो, टच कर रहे हो, फील कर रहे हो, वो भी आपको इफेक्ट कर रहे हैं किसी भी कंसेप्ट को बनाने में। आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, बौद्धिक क्षमता कितनी है, तर्क करने की क्षमता कितनी है, चिंतन करने की, कितना सोच सकते हो, ये सारी चीजें क्या है आपके कंसेप्ट फॉर्मेशन को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, ठीक है। समझ में आ गया? यस मैम। आज आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब फिर हमारी एक नेक्स्ट यूनिट, अब ना पहले हम यूनिट 2 को छोड़ के यूनिट 3 करेंगे, 5 नंबर की है। ये है कि एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी ये प्ले वाली, एक बार 3rd यूनिट में आओ आप प्ले वाली में। कल से ना 3rd यूनिट करवाऊंगी। 1st यूनिट में कोई आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे कल पहले पूछ सकते हो, और नहीं प्रॉब्लम हुई तो फिर हम 3rd वाली कर लेंगे पहले, क्योंकि छोटी सी है, फिर हमें ये दिखेगा कि भाई हमारा इतना सिलेबस हो गया, 2 यूनिट हो गई। निकालो एक बार प्ले वाली यूनिट 3rd। आगे है यूनिट 3rd, खेल का क्या अर्थ है। ओनली 5 नंबर की है ये। खेल का क्या अर्थ है, क्या इसकी विशेषता है, और क्या इसके टाइप है, कौन कौन से टाइप के आप गेम खेलते हो, ये वाला है। ये वाला क्वेश्चन बताओ मुझे, कौन सा बच्चा करके दिखाएगा कल? रितु? हाँ जी मैम। ठीक है, ये आपको दे रही हूँ मैं टॉपिक, कल आप इसको एक्सप्लेन करोगे। खेल का क्या अर्थ है, खेल की क्या विशेषताएं होती हैं, और कितने प्रकार के खेल होते हैं, ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है, ये टाइप आ गया। उसके बाद आता है अगला इसके खेल और इसके क्या क्या कार्य हैं, ठीक है। यानी कि आपको बताना है हाउ प्ले इफेक्ट यूर डेवलपमेंट, या रोल ऑफ प्ले इन चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या क्या काम करते हैं खेल आपकी, फिजिकल डेवलपमेंट करते हैं, मेंटल डेवलप, ये इसके काम है। खेलों का महत्व या फंक्शन एक ही है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, इन सब को एक्सप्लेन करेगी आरती। मैम ये सेकंड क्वेश्चन कहाँ पे नहीं मिल रहा है जो आपने आरती को दिया है? खेल के विभिन्न प्रकार पर प्रकाश डालिए, ये है क्या? खेल के महत्व पर प्रकाश डालिए, या खेल के कार्य भी लिखा हुआ है। पेज नंबर 73 पे है ये वाला। मैम ये क्वेश्चन है ना, बालक के शारीरिक, गत्यात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक व भाषाई विकास का खेलों से क्या संबंध है? हाँ हाँ, ये पूरा जो आपका यूनिट 3rd का जो सेकंड पॉइंट है ना, प्ले एंड इट फंक्शन, लिंक विद फिजिकल से कैसे फंक्शन है इसका, सामाजिक से कैसे, इमोशनल कैसे है, कोग्निटिव, लैंग्वेज, मोटर डेवलपमेंट कैसे होती है, क्रॉस कल्चर और साइको इकोनॉमिक डिफरेंस, ये क्या है आपको आरती। और जो लास्ट वाला पॉइंट है गेम एंड ग्रुप डायनेमिक, ये मैं समझाऊंगी आपको, ठीक है। बिल्कुल इजी पॉइंट आप दोनों को दिए हैं।
है। हाँ जी आरती ना आरती पेज नंबर बताइए, बताना थोड़ा सा। ये पेज नंबर 73 पे है क्वेश्चन, सेकंड वाला। 73। हाँ जी, खेलों के महत्व पर प्रकाश डालिए। हाँ, मिल गया। ठीक है। अब कोई दिक्कत हो तो ठीक है, नहीं है तो आप क्या लीव कर सकते हैं। ओके मैम आपकी जो बुक है उसमें मतलब ये इन्होंने ये भी बता रखा है कि ये क्वेश्चन कौन से ईयर आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, मतलब क्वेश्चन के आगे ये बता रखा है मैम। नहीं ये नहीं बता रखा बेटा। मैम हम हमारी बुक सब में बता रखा ये है। यस मैम हमारी बुक में ये बता रखा है। लास्ट में पेपर बहुत सारे दे रखे हैं इसमें, 21 के भी, 22 के भी, 23 के भी, 20 के भी, 19 के भी। यस मैम ये हमारे में भी दे रखे हैं इन्होंने। हाँ 19, 20, 21, 22 आप ये लगा लो 4 सालों के हैं। 23 वाले अब ले लेना किसी से, मिल जाए तो, नहीं मिलेंगे तो आपके पास 5 सालों के ये जो पेपर है ना इन्हीं में से पेपर आ जाएगा आपका। और मेरे में अलग अलग सेट सारे दे रखे हैं, एक पेपर के 4 सेट। इसमें भी दे रखे हैं मैम, सेट ए बी सी सारे दे रखे हैं। ठीक है फिर तो, बट ये नहीं बता रखा कौन से, ये आपकी बुक में बता रखा है। यस मैम इनके सामने लिख रखा है कौन से ईयर में ये क्वेश्चन आया था। हाँ ना, इसमें ये नहीं लिख रखा। ठीक है, तो आपको कल ये दोनों टॉपिक तैयार करके आने हैं, एक रितु को और एक आरती को। एक मिनट अभी आई। चलो ठीक है बेटे, ओके ओके मैम बाय। बाय। बाय मैम। बाय बेटे बाय।